सांझ टीवी के समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। सियाचिन में हिम संकलन में 6 दिन के दबे रहने के बाद जीवित निकाले गए लांस नायक हनुमान थप्पा कोपर का आज नई दिल्ली के सेना के आरआर अस्पताल में निधन हो गया। डॉक्टरों की एक टीम ने पिछले 3 दिन से उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। उन्हें जीवन रक्षक प्रणाली पर भी रखा गया था। हनुमान थप्पा के लिए पूरे देश ने दुआएं मांगी, लेकिन आज हनुमान थप्पा ने लगभग 11:15 बजे अंतिम सांस ली। पीएम मोदी ने हनुमान थप्पा की मौत पर गहरा दुख जताते हुए ट्वीट किया कि हमें दुखी छोड़कर चले गए ऐसे वीर को मैं सलाम करता हूँ। हनुमान थप्पा की आत्मा को शांति मिले। हनुमान थप्पा में जो जवान था वो कभी नहीं मरेगा। गर्व है कि आपके जैसे बहादुर ने देश की सेवा की। हनुमान थप्पा वीरता और साहस की मिसाल थे। आपको बता दें कि हिमवीर हनुमान थप्पा गत 3 फरवरी को हिम संकलन की चपेट में आने के बाद से अपने 9 साथियों के साथ करीब 35 फुट बर्फ में दब गए थे। उन्हें 8 फरवरी को बर्फ से निकाला गया था। उस समय उनकी हालत काफ़ी ख़राब थी। उनके बाकी 9 साथियों के शव मिल गए थे। उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद 9 फरवरी को दिल्ली के आरआर अस्पताल में भर्ती कराया गया। लांस नायक हनुमान थप्पा की हालत लगातार नाजुक बनी हुई थी और वो कोमा में थे। सभी डॉक्टरों की टीम इन्हें बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन शायद कुछ भी काम नहीं आ सका और आखिरकार हनुमान थप्पा ने अंतिम सांसें ले ली। सियाचिन के हीरो लांस नायक हनुमान थप्पा की मौत के बाद पूरा परिवार शोक में डूब गया। पूरे देश ने इस वीर सपूत की शहादत पर सलाम किया। हरियाणा में अपने आधार पर विस्तार करने के वादे के साथ दक्षिणी भारत की कई अग्रणी कंपनियों ने प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों की पेशकश की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को चेन्नई में उद्यमियों के साथ बैठक करने के बाद मीडिया को ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शीघ्र ही नई श्रम और सूचना प्रौद्योगिकी नीतियां बनाएगी। पंजाब के कैबिनेट मंत्री अनिल जोशी ने मोहाली का दौरा कर यहां नगर निगम की ओर से बनाए गए रैन बसेरा सहित नगर निगम की नई बनी वर्कशॉप का उद्घाटन किया। वहीं उन्होंने महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी द्वारा बनाए गए पब्लिक टॉयलेट्स का भी उद्घाटन किया। इस दौरान अनिल जोशी ने कहा कि रैन बसेरा के बनने से जहां बाहर से अपने कामकाज के लिए चंडीगढ़ और मोहाली आने वाले उन लोगों को रात ठहरने के लिए सहूलियत मिलेगी जो लोग होटल्स में ठहरने का खर्च उठा पाने में असमर्थ हैं। वहीं उन्होंने महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी द्वारा मोहाली में कम्युनिटी टॉयलेट बनाए जाने पर कंपनी की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान का सपना पूरा करने के लिए बड़ी संख्या में निजी कंपनियां भी आगे आ रही हैं। इस दौरान अकाली भाजपा गठबंधन को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि भाजपा एक राष्ट्रीय पार्टी है और इसके सभी फैसले पार्टी हाईकमान द्वारा लिए जाते हैं और पार्टी हाईकमान का फैसला ही उन्हें सर्वोपरि है। हालांकि तरन हलके में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि वहां की समस्याएं अलग तरह की हैं। NFL नंगल इकाई व नंगल ट्रक यूनियन का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। आज तीसरे दिन भी ट्रक ऑपरेटर अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे रहे। कैबिनेट मंत्री की मौजूदगी में हुई बैठक के बाद भी कोई हल नहीं निकल पाया। NFL के GM ने आरोप लगाया कि कैबिनेट मंत्री ने उन्हें कहा है कि वे नहीं चलने देंगे प्लांट को। रेल रैक द्वारा नहीं निकालने दिया जाएगा यूरिया। NFL नंगल लेगी अब कोर्ट का सहारा। NFL ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ NFL ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਗਾ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ ਜਦ ਤੱਕ NFL ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ NFL ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। जब तक साडी सुनवाई नहीं होंगी साडे मसले हल नहीं किए जाते। ट्रक ऑपरेटर का धरना जिहड़ा वो इस तरीके नाल रहे। कल की जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग के बारे में इस तरह से हुआ, हमें इस मीटिंग के बारे में कोई पता नहीं था। इस मीटिंग के बारे में पता लगा हमें डीसी ऑफिस में, जब हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब ने मित्तल साहब से बात की, मदन मोहन मित्तल जी से, कि उनकी बात होती रही और उन्होंने बोला आज शाम को हम 6 बजे सतलुज सदन में मीटिंग रखेंगे
ये NFL और ट्रक यूनियन के बीच में जो गतिरोध चला आ रहा है उसको आज हम वहाँ मीटिंग में डिस्कस करके पूरी कोशिश करेंगे कि इसको 6 फरवरी को बटाला के नजदीक गांव में एक नेत्रहीन तांत्रिक का बेरहमी से कत्ल हुआ था और आज उस कत्ल की गुत्थी सुलझाने का दावा पुलिस जिला बटाला ने किया। पुलिस ने खुलासा किया कि तांत्रिक कंवर शमशेर सिंह का कत्ल उसकी पत्नी कुलविंदर कौर ने ही किया था। वहीं खुद कुलविंदर ने बताया कि उसने अपने पति का कत्ल इसलिए किया क्योंकि वे उसे मानसिक तौर पर परेशान करता था और दूसरी औरतों से भी उसके शारीरिक संबंध थे। पुलिस जिला बटाला के तहत पड़ते गांव जहदपुर सेखवा के रहने वाले नेत्रहीन तांत्रिक कंवर शमशेर सिंह का कत्ल 6 फरवरी उसके घर में हुआ था और तब उसकी पत्नी कुलविंदर कौर, उसके 2 छोटे बच्चे घर में थे और 6 फरवरी को पत्नी ने बताया था कि उसे नहीं पता कि कत्ल किसने किया, लेकिन आज उस कत्ल के कांड की गुत्थी सुलझ गई। सामने आया कि कातिल कोई और नहीं, खुद पत्नी कुलविंदर कौर ही है। कुलविंदर कौर ने बताया कि उसके पति कंवर शमशेर सिंह एक तांत्रिक था और उसके पास कई लड़कियां और औरतें तंत्र क्रिया के लिए आती थी और वह उनसे शारीरिक संबंध भी रखता था। और वहीं कुलविंदर ने बताया कि उसका पति उसे मानसिक तौर पर तंग और परेशान करता था। इसी के चलते कुछ समय पहले कुलविंदर कौर ने अपनी खुद की जान लेने की भी कोशिश की, लेकिन वह बच गई और अब उसने पति से दुखी होकर उसी का कत्ल कर दिया। सर मेरे हसबैंड ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂਤਰਿਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੇਡੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦਰਬਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦਾ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕਰੈਕਟਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੂਜ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਕੁਛ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਖਲੋਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਨਾਨੀ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਆਉਣ ਦੇਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅੱਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਵਾਈਫ ਨੇ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਵਾਈਫ, ਬੱਚੇ ਤੇ ਇਹ ਚਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਅਖੀਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹਦਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਲੋਹੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛਾੜਿਆ 3-4 ਕਿਲੋ ਦੀ ਆ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ, ਉਹ दारू ਪੀਣ ਦਾ ਆਦੀ ਸੀਗਾ ਡੇਲੀ। दारू ਪੀ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸੁੱਤਾ ਇੰਨੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦੀ ਰਾੜ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ 5-6 ਉਹਦੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। पिछले कुछ समय में लगातार स्कूल वाहनों में भारी कमियां होने के कारण हो रहे हादसों पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने दिशा निर्देश अनुसार बनाई गई उच्च स्तरीय राज्य कमेटी की तरफ से अचानक जिला गुरदासपुर के कुछ स्कूलों के वाहनों का निरीक्षण किया। वाहन चालकों को चेतावनी देते हुए कहा कि बच्चों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब टीम के द्वारा एक लिटिल फ्लावर स्कूल दीनानगर बस से फर्स्ट एड बॉक्स को चेक किया गया तो उसमें कोई भी मेडिसिन नहीं मिली। ਜੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਣ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਰਸਨਲੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਲਿਸੀ ਅਡਾਪਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸਮਝਣ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਐਰਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਨੋਮਲੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਹੀਕਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਵਿਊ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਟ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੀਏ।
ਪਰ ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਫਾਰਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਵੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਆਏ ਸੀ, ਲਿਟਲ ਫਲਾਵਰ ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਿਨੀ ਬੱਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਟਸ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਫੱਟੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਸੇਮ ਉਹੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ 22 ਜਾਂ 24 ਜੂਨੀਅਰ ਸੀਟਾਂ ਪਾਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ 22 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 35-40 ਬੱਚੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫੱਟੇ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਗਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬਾਉਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਿਟਲ ਫਲਾਵਰ ਸਕੂਲ 'ਚ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਬਾਉਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਕਮੀ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਔਰ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬੱਚੇ ਭਾਲਣ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਰਮਸ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਮੰਨੇਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਰ ਫਸਟ ਏਡ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਫਸਟ ਏਡ ਬਾਕਸ ਹੈ ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਇੱਕ ਬੱਸ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਪਾਏ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਉਹ 'ਚ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਅੱਜ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਏਡ ਬਾਕਸ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा आज पूरे भारत में कृमि मुक्ति दिवस मनाया जा रहा है और आज हरियाणा प्रदेश में अनीमिया की कमी से प्रभावित बच्चों को गोलियां भी खिलाई जा रही हैं। इसकी जानकारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की डिप्टी डायरेक्टर दीपिका गुप्ता ने दी। उन्होंने बताया आज करीब 80 लाख बच्चों को कृमि मुक्ति दिवस के तहत अनीमिया की कमी को दूर करने के लिए गोलियां खिलाई जाएंगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की डिप्टी डायरेक्टर दीपिका गुप्ता ने बताया कि हरियाणा प्रदेश में अनीमिया की कमी के चलते बच्चे मानसिक तौर पर कमजोर होते जा रहे हैं, जिससे उनके जीवन पर भी असर पड़ रहा है। सोने की खरीदारी के समय 2 लाख से ऊपर की खरीदारी पर पैन कार्ड को अनिवार्य करने के विरोध में पूरे देश में ज्वेलर्स ने अपनी दुकानें बंद रखी। ट्राई सिटी के 700 से ऊपर पंजीकृत ज्वेलर्स इस हड़ताल में शामिल हुए। उनका कहना है कि 2 लाख के गहने तो बिल्कुल कम खरीदे जा सकते हैं और गरीब आदमी अपने बच्चों की शादी में कैसे खरीदारी कर पाएंगे, और दूसरा ब्लैक मनी को भी प्रोत्साहन मिलेगा। ज्वेलर्स एसोसिएशन चंडीगढ़ यूनिट के प्रधान विनोद तलवार ने बताया कि ये 1 दिन की टोकन हड़ताल है और यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो सरकार के साथ टकराव की स्थिति पैदा हो जाएगी। ये नियम जहां दुकानदार और ग्राहकों को मुश्किल हो रही है, वहीं काले धन को भी प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि ग्राहक भी बिल लेने से कतराएंगे और दुकानदार भी ग्राहक को वापस न करने के चक्कर में बिल नहीं काटेगा। हमारा इस इशू के ऊपर है कि जो पैन कार्ड की अनिवार्यता गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर थोपी है, उसके अगेंस्ट है कि वो हमारे ऊपर उसको हटाया जाए, उस लिमिट को। पहले ये 5 लाख की लिमिट थी और प्रॉपर्टी के ऊपर ये 5 लाख की थी। उन्होंने प्रॉपर्टी वालों की 10 लाख कर दी और हमारी 2 लाख कर दी। ये बिजनेस के लिए हमारे बहुत हार्मफुल है, इसीलिए हमारा पंचकुला ऑर्गेनाइजेशन और भी हैं जो बंद है, ऑल ओवर इंडिया प्रोटेस्ट कर रहा है, तो उसमें हम भी अपने एक योगदान दे रहे हैं कि हम भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं। तो 1 दिन की स्ट्राइक रहेगी ये एक सांकेतिक हड़ताल है, आपको गवर्नमेंट को बताने के लिए कि पूरा इंडिया एक साथ है। अगर लंबी हड़ताल भी करनी पड़ी, एक्साइज के टाइम में हमने महीना हड़ताल की थी, तो हम फिर भी करेंगे। हरियाणा में एक बार फिर बीफ को लेकर बवाल मचा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री समेत राज्य के सभी मंत्री अपने आप को एक दूसरे से बड़ा गोभक्त साबित करने में लगे हैं। ताज़ा विवाद का कारण मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में दिया एक बयान है, जिसमें उन्होंने बाहर से आने वाले लोगों को बीफ खाने में छूट दिए जाने के बारे में बोला था, लेकिन हल्ला मचता देख मुख्यमंत्री ने सारे मामले में यू टर्न लेने में देर नहीं लगाई। वहीं इस मामले को लेकर बेबाक मंत्री अनिल विज ने यहाँ तक कहा कि सिर्फ बीफ खाना हो वो हरियाणा में मत आए। अब विज को देखकर बाकी मंत्री भी पीछे नहीं रहे। प्रदेश के कृषि एवं पशुधन विकास मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने भी कहा कि गो संरक्षण कानून पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। धनखड़ ने कहा कि प्रदेश में किसी भी स्तर पर गोमांस खाने की या लाने की अनुमति नहीं है। साहब ने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया कि किसी प्रकार का ऐसा लाइसेंस दिया नहीं जाएगा, और जो बिना बीफ खाए रह नहीं सकते हैं वो ना आए हरियाणा में। और भी ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां हमारी जो खान पीन के आते हैं उनके मुताबिक नहीं मिलता, हम नहीं जाते हैं वहां पे।
पठानकोट हमले के बाद पठानकोट व आसपास के लोगों को पाकिस्तान से लगातार कॉल आ रहे हैं, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। हालांकि कुछ लोग पाकिस्तान का नंबर देखकर कॉल अटेंड नहीं करते। जो फोन कॉल अटेंड होता है उसमें धमकी मिलती है। ऐसा ही एक केस देखने को मिला पठानकोट में, जहां संजय पुरी नाम के शख्स को पाकिस्तान से फोन आया, जिसमें काफ़ी देर गाली गलौज के बाद फ़ोन कॉल करने वाले ने धमकी दी। संजय पुरी नाम के शख्स को फ़ोन कॉल पर पाकिस्तान से किसी शख्स ने काफ़ी गाली गलौज के बाद धमकी दी, जिसकी शिकायत उसने पुलिस स्टेशन में करवा दी। संजय पुरी के मुताबिक पाकिस्तान से कॉल अटेंड करने के बाद जो शख्स दूसरी तरफ था उसने पाकिस्तान से जंग तक की धमकी दे डाली और हिंदुस्तानियों को बहुत आपत्तिजनक शब्द भी कहे, जिसकी रिकॉर्डिंग की एक सीडी बनाकर पुलिस को दे दी गई है। सर, कल मैं अपनी दुकान पर बैठा हुआ अपने काम में लगा हुआ था। इतनी देर में मेरे को एक नंबर से, अननोन नंबर से कॉल आई। उन्होंने काफ़ी आपत्तिजनक मेरे साथ बातें की, गाली गलौज किया और हमारे हिंदुस्तान को लेकर भी काफ़ी अपशब्द कहे। ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है। उन्होंने यहाँ पे बम गिराने की बात भी की, ये भी कहा कि मैं मोदी सरकार को फ़ोन करके बोल दूँगा कि ये आदमी मेरे को कहता है कि 1 लाख रुपये मैं आपको दूँगा, आप हिंदुस्तान पे बम गिराओ। मैंने उसी समय तुरंत इस पर एक्शन लेते हुए इसकी रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर दी। जब रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर दी तो उसमें हमारे हिंदुस्तान की माँ बहनों को काफ़ी आपत्तिजनक बातें कही और उन्होंने ये भी कहा कि हम तो जंग छेड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, आप हमसे डरते क्यों हो। यूपी विधान चुनाव से पहले राजनीतिक कुंभों में बड़े फेरबदल हो सकते हैं। खबरों की माने तो आप पार्टी के नेता कुमार विश्वास भाजपा में शामिल हो सकते हैं। जानकारी के मुताबिक बुधवार को आप पार्टी के नेता विश्वास का बर्थडे था। इसी मौके पर उत्तर प्रदेश के बीजेपी चीफ ओम माथुर कुमार विश्वास से मिलने आए। बर्थडे की पार्टी दिल्ली के चाणक्यपुरी में हुई। इसी दौरान माथुर और विश्वास ने घंटों के लिए लंबी बातचीत की। दूसरी ओर इस मामले में विश्वास का कहना है कि पार्टी में तो कई लोग शामिल हुए, तो क्या वो हर पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं। कहा जा रहा है कि विश्वास काफ़ी दिनों से बीजेपी नेताओं के टच में है। हालांकि बीजेपी ने फिलहाल इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया, मगर कुमार बीजेपी का दामन थामते हैं तो पंजाब चुनाव की तैयारी में जुटी आपको बड़ा झटका भी लग सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी गुरुवार और शुक्रवार को अपनी संसदीय क्षेत्र रायबली के दौरे पर रहेंगी। सोनिया ने इन 2 दिनों में ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण करेंगी और भूएम गेस्ट हाउस में संगठन के पदाधिकारियों के साथ जनता से भी रूबरू होंगी। संभावना है कि वह एम्स या लालगंज रेल कोच फैक्ट्री में भी जा सकती हैं। जानकारी के अनुसार सोनिया पहले दिन सुबह 10 बजे से 1 बजे तक क्षेत्र का दौरा करेंगी। इस दौरान आम जनता से उनका हालचाल पूछा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी जशोदाबेन एक बार फिर सुर्खियों में है। जशोदाबेन ने क्षेत्रीय पासपोर्ट ऑफिस में आरटीआई आवेदन दायर किया। जशोदाबेन ने आरटीआई में नरेंद्र मोदी के गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए पासपोर्ट बनवाने के लिए जमा किए गए दस्तावेजों में शादी से जुड़े दस्तावेज का ब्यौरा मांगा है। यह आरटीआई आवेदन जशोदाबेन ने इसलिए किया क्योंकि पिछले साल नवंबर में जशोदाबेन का पासपोर्ट आवेदन खारिज कर दिया गया था। जशोदाबेन विवाह प्रमाण पत्र जमा नहीं कर पाई थी, जिसकी वजह से उनका पासपोर्ट आवेदन खारिज कर दिया गया। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी जेडीए खान ने बताया कि जशोदाबेन गुरुवार को कार्यालय में आई और अपने पासपोर्ट से संबंधित आरटीआई आवेदन दायर किया। अधिकारी जेडीए खान ने कहा कि हम 30 दिन में इसका जवाब देंगे। जशोदाबेन के भाई अशोक मोदी के अनुसार जशोदाबेन ने शादी से संबंधित उन दस्तावेजों के बारे में जानने के लिए आरटीआई आवेदन किया जो मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री के अपने कार्यकाल के दौरान अपने पासपोर्ट के लिए आवेदन करते हुए जमा किए थे। इंडिया में 1997 में बॉडी बिल्डिंग के प्रशिक्षण का पहला हेल्थ क्लब खोलने वाले बॉडी बिल्डिंग के भीष्म पितामह डॉक्टर रणधीर कुमार हस्तीर का देहांत हो गया। खेल जगत के सबसे बड़े महाराजा रणजीत सिंह पुरस्कार हासिल करने वाले और दिलीप सिंह यानी कि खली को ट्रेनिंग देकर ग्रेट खली बनाने वाले डॉक्टर रणधीर हस्तीर की मौत आज सुबह 11:15 पर अचानक आई हार्ट अटैक से हुई, जब वे रामा मंडी स्थित अपने रियान अस्पताल में मरीजों का चेकअप कर रहे थे। वहां से उन्हें तुरंत जोहल मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर BS चौहान ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आम
आम आदमी पार्टी की सरकार बने 2 साल पूरे होने वाले हैं तथा कथित तौर पर चंदे से चलने वाली पार्टी के चंदे में 275% बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि राष्ट्रीय पार्टियां भाजपा व कांग्रेस की तुलना करें तो ये उनके चंदे में हुई कुल 151% की वृद्धि दर से बहुत ज़्यादा है। जानकारी के अनुसार 2013-14 और 2014-15 की बात करें तो इस दौरान इन्हें कुल 44.71 करोड़ रुपए का चंदा मिला था। रकम जितनी बड़ी है उस पर सवाल भी उतने ही उठ रहे हैं। ये खुलासा हुआ है ADR की रिपोर्ट में। खजाने में 91 लाख रुपए से ज़्यादा देने वाले 111 लोग ऐसे हैं जिनके पैन, नाम तथा पते के ब्यौरे का पार्टी ने अपनी प्राप्ति रिपोर्ट में खुलासा नहीं किया, जबकि कई तो नाम पते भी नहीं हैं। आप पार्टी को मिला चंदा पिछले साल की तुलना में 275% अधिक है। इस बढ़ोतरी की अगर राष्ट्रीय पार्टियों को मिलने वाले चंदे से तुलना करें तो ये कुल 151% से भी अधिक है। आपको मिले चंदे में से 1/4 विदेशों से भी मिला है। ये रकम 11.2 करोड़ रुपए है। वहीं देश में उसे सबसे ज्यादा चंदा दिल्ली और महाराष्ट्र से मिला। इन 2 राज्यों से मिलने वाले चंदे का हिस्सा 44% है। दिल्ली से आपको 20.42% और महाराष्ट्र से 23.28% चंदा मिला है। दिल्ली और महाराष्ट्र की पार्टी को मिले चंदे से नाटकीय 1460% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि राष्ट्रीय दलों को समान अवधि में 2 राज्यों से मिलने वाले चंदे में 93.9% की भारी गिरावट आई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कमल शर्मा ने जर्नैल सिंह भिंडरावाला का जन्मदिन मनाने संबंधी आम आदमी पार्टी के पोस्टर को पंजाब की शांति भंग करने का प्रयास बताते हुए इसकी कड़े शब्दों में निंदा की है। भाजपा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से ये स्पष्ट करने को कहा है कि वह भिंडरावाला की विचारधारा का समर्थन करते हैं या विरोध। शर्मा ने कहा कि देश का सीमावर्ती राज्य पंजाब अत्यंत संवेदनशील प्रदेश है और राजनीतिक हितों के लिए इसकी शांति और सामाजिक सौहार्द से छेड़छाड़ करना घातक है। उन्होंने कहा कि शायद आम आदमी पार्टी के लोग जानते नहीं कि हजारों लोगों ने अपना जीवन बलिदान करके यहाँ बड़ी मुश्किल से शांति स्थापित की है और संकीर्ण राजनीतिक हितों की खातिर किसी को इसके साथ खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं की पृष्ठभूमि संदेहास्पद रही है और पंजाब में आतंकवाद के दौरान इनकी सक्रियता के भी आरोप लगते रहे। इतना ही नहीं, हाल ही में राज्य में कंट्रपथियों द्वारा बुलाए गए कथित सरबत खालसा में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी सक्रिय भूमिका रही है। विदेशों में बैठे आतंकी व खालिस्तानी समर्थक भी आम आदमी पार्टी के पक्ष में प्रचार प्रसार करते आ रहे हैं और अब इस पोस्टर से आम आदमी पार्टी और आतंकी विचारधारा के बीच अपवित्र गठजोड़ का पर्दाफाश करने का काम किया है। इस विवादित पोस्टर को दूसरे दलों की साजिश बताने संबंधी आम आदमी पार्टी के नेताओं के बयानों को हास्यास्पद बताते हुए शर्मा ने कहा कि आपका शुरू से ही दोहरा चरित्र रहा है। वे अपनी सभी अपराधों के लिए दूसरों को ही कसूरवार ठहराती है। भाजपा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री से इस मामले में स्पष्टीकरण भी मांगा है।